वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत पिछले साल आई हुई सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इसके पहले मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुका हूँ, आप उसे अब दे सकते हैं। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए जब सिक्के उछाले जाते हैं तो अगर पहला सिक्का है, एक दूसरा सिक्का है, तो अगर पहले सिक्के में हेड आता है दूसरे में टेल आ सकता है, ये संभावना आपके पास ये हो गई। अगर पहले में टेल आता है दूसरे में हेड आता है, ये आपकी दूसरी संभावना हो गई। अगर टेल इसमें भी आ सकता है और टेल इसमें भी आ सकता है, ये आपकी तीसरी संभावना हो गई। और दोनों में हेड भी आ सकता है, तो ये आपकी चौथी संभावना हो गई। तो कुल टोटल संभावना हो गई 4। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि एक साथ शीर्ष, तो शीर्ष एक साथ हमेशा एक ही आएगा। चाहे देखिए हेड होता है शीर्ष, तो शीर्ष भी एक बार आएगा और हेड भी एक ही बार आएगा, मतलब टेल भी एक बार आएगा और हेड भी एक ही बार आएगा। यहाँ पर शीर्ष पूछ रहा है, हेड मीन्स शीर्ष होता था, हेड पूछ रहा है तो हेड है हमारे पास 1 है, टोटल संभावना आपके पास 4 है, 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि एक साथ टेल, ना टेल मीन्स पूरा हेड टेल होता है, शीर्ष और पूंछ, अगर पूंछ होता तो यहाँ पर टेल मीन्स होता है पूंछ, तो यहाँ पर इसकी संभावना भी 1/4 ही होती। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आपको आयतन बताना है। देखिए जो सवाल हम दिया है पहले आप उसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि बेलन का आधार, तो नोट करेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपके पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब बेलन की ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, देखिए आपको मालूम है कि बेलन जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आर स्क्वायर क्या होता है, जो आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ये बेलन है, ये बेलन जो आधार होता है, अब देखिए यहाँ गोल होता है, गोल क्या होता है, वृत्त होता है, तो यही आपका वृत्त ही आधार का क्षेत्रफल कहलाता है। तो कुछ करना नहीं है, तो जो पाई आर स्क्वायर ही है वो बेलन का आधार का क्षेत्रफल है। आधार कैसे हुआ, क्योंकि आधार इसका गोल है, इसीलिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आधार का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 100 और जो आपके पास दिया है 10, अगर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा इसका मात्रा क्यूब में लिया जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 2 यहाँ, तो जाएगा 3। ध्यान दीजिए इसका मात्रा जरूर लिखेंगे, अगर मात्रा गलती हो जाता है तो आपको सवाल गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको हल करना है, ये 2 का समीकरण है, 2 का समीकरण को गुणाखंड करना आपको आना चाहिए। जैसे दिया है x² + 7x + 10 = 0 दिया है। देखिए जो लास्ट पद होता है उसको हम पहले पद गुणा करते हैं, यहाँ पर हमेशा 1 माना जाता है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू रखी नहीं है। देखिए ये होता है a² + bx + c = 0 होता है, ये 2 का समीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर c है तो a गुणा c करते हैं, अर्थात 2 पद गुणा करते हैं तो 10 गुणा करेंगे 1 में, तो गुणा करना कितना आया, 10 आया, अर्थात जब हमने गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ 10। अब बीच में क्या लिखा है, 7। ठीक है, ये बीच वाला पद होता है, ये बीच का एक होता है योगफल, ये बीच में हमारा माना जाता है योगफल होता है। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पे यहाँ पर 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर योग जब निकालेंगे 2 संख्या तोड़नी है तो 5 और +2 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो पद दिया होता है इसको तोड़ा जाता है, इसको तोड़ेंगे कि ऐसे 2 संख्या तोड़ना है कि गुणा करने 10 आ जाए और जोड़ने पे यहाँ पर 7 आ जाए। तो हमने देखा एक 5 है एक 2 है, इसको जोड़ने पर हमारे पास 7 प्राप्त होता है, अब 5 और गुणा 2 करने पर 10 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये सही है यहाँ पर। तो x² लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, वहाँ लिखेंगे 5 + 2, बगल में x रखेंगे +10 रखेंगे। अब इस गुणा कर लेंगे तो x² + s गुणा करेंगे अंदर 5x 2x और +10,
और देखिए अब यहाँ पर दो दो जोड़े बनाए जाएंगे, दो जोड़े यहाँ बनेंगे, दो जोड़े यहाँ बनेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ x एक निकल जाएगा, एक बचेगा, तो x ये बचे 5 प्लस, ये देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका देखिए 2 है, यहाँ पर 10 है, 10 को हम ले सकते हैं क्या, 2 गुणे 5 ले सकते हैं, कि गुणा का रूप लिखना होता है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस 10 से 2 निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। फिर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 हो गया, और दूसरा हो गया x प्लस 2, क्योंकि हमारे पास x प्लस 2 ही बचता है, बराबर 0, क्योंकि 2 का समीकरण है, इसके बाद 2 निकलेंगी, तो एक बार इसको 0 कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, इसको 75 कर देंगे, x बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, क्योंकि गुणे के रूप में है, ठीक है, अगर इसको 75 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब इसको 75 कर देंगे तो अगर यहाँ प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो x वैल्यू निकली -2, तो हमारे पास 2 वैल्यू निकलती हैं, x बराबर -5, x बराबर -2, यही निकला है इसकी, x बराबर हो जाएगा -5 और -2, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है दूसरे वृत्त त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए अगर पहला आपका वृत्त है तो हम इसको नोट कर लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी r2 है, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे की क्या है 4 गुनी है, यह हमारे पास क्या है दिया हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल आपका a1 है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका a2 है। कहता है कि अनुपात बताना है, तो ये क्या होता है अनुपात, ठीक है, तो 1/2 अर्थात 1/2, यही होता है अनुपात, 1 बटा होता है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए ये पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, यह बदिया हुआ है। अब देखिए करेंगे क्या, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि दोनों में स्क्वायर बराबर है, तो इसको होल स्क्वायर बना लेंगे, तो यहाँ पर r1 हो जाएगा, यहाँ पर r2 हो जाएगा, तो इसका पूरा पावर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर सेम होता है। अब देखिए r1 जो है वो किसके बराबर है, 4r2 के, r1 जो है 4r2 के बराबर है, तो जहाँ पर r1 है वहाँ लिखेंगे 4r2 लिखेंगे, और यहाँ लिखा है r2 लिखा है पहले से ही, और उसके पावर लगा होल के पावर 2 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर इस ये r2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a1/a2 बराबर 4/1 का होल स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर तोड़ेंगे तो जाएगा 16, और 1 स्क्वायर निकालेंगे तो 1, अर्थात हमको प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल a1/a2 अर्थात a1/a2 बराबर हो जाएगा 16/1, क्योंकि बटा 1 अनुपात होता है, आपको अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि A बराबर ये दिया है तथा B बराबर 60 दिया है, तो C या D का मान बताना है। देखिए आप चक्रीय चतुर्भुज वो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त के परिधि पर हों, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण वृत्त की परिधि पर होते हैं वो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए आपके A है, ये B है, ये C है, आपका D है। A की वैल्यू दी है 55 डिग्री, B की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो कह रहा है ये के मान बताना है आपको। देखिए तो A B का मान दिया, C D का मान ज्ञात करना है। तो अब ये आपको फार्मूला होता है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसके जो आमने और सामने कोण होता है उसकी वैल्यू आपकी एसोसिएंस होती है, अर्थात B और D को जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू आती है एसोसिएंस। इसी तरह A और C को जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू आती है एसोसिएंस। तो अगर दोनों की वैल्यू 180 है तो अगर एक 60 तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 120, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे अगर दोनों की वैल्यू 180 है तो अगर ये 55 है तो ये कितनी हो जाएगी 125, ये तो होगा, तभी आपके दोनों कोणों का योग क्या निकलेगा 180 निकलेगा, और सभी को जोड़ देंगे तो निकलेगा हमारे पास 360,
और 360 क्या होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। अब इसको लगाएं कैसे, तो इसको नोट करते हैं। उसका लिखने का तरीका ये होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में कोण बी प्लस कोण डी बराबर होते हैं सस्यांश। क्यों, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180। अब यहाँ देखिए बी आपका 60 दिया है, 60 नोट कर लेंगे, और कोण डी दिया है सस्यांश। इसको यहाँ पचहत्तर कर देंगे, कोण डी निकल आएगा 180 माइनस 60 बराबर जाएगा 120। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है 80 अंश। यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 55, तो कोण सी 180 अंश। तो अब यहाँ पर कोण सी निकल आएगा आपका 125, क्योंकि यहाँ 75 कर देंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी 125 और डी की वैल्यू निकल आएगी 20। तो यहाँ पर कोण कह रहा है सी, तो सी 125 है और डी आपका 120 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया है तो उसका व्यास बताना है। तो आपको मालूम है, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यहाँ मात्रा दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नोट कर लेंगे, सेंटीमीटर में होता है। अब इसकी वैल्यू क्षेत्रफल यहाँ पर सूत्र हुई है हमारे पास ये होता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू दी है 154। एक्चुअल वैल्यू दी है इसकी 154 सेंटीमीटर, ये नोट कर लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 154 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि इसका मात्रा दिया नहीं होता है कि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को डिपेंड करता है इसमें क्या दिया है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, अगर ये काटते तो काट लेंगे, 22 का इससे कटता है तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये अब यहाँ पर यहाँ की बटे 1 लगा सकते हैं। अब हम गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक गुणा करेंगे आर स्क्वायर में तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा करेंगे 7 में तो 7 गुणे तो 7 गुणा करें 7 में तो 49 आ जाएगा। देखिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर में दिया है तो आर बराबर हो जाएगा √49 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वैल्यू कैरी करेगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है व्यास, तो आपको मालूम है कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 रखिए, यहाँ 7 आया है तो 7 सेंटीमीटर जगह 7 में 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। थोड़ा यहाँ डाउट करिएगा, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था। देखिए इसमें मात्रा दिया नहीं था। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर वैल्यू सेंटीमीटर दिया, हम सेंटीमीटर रख के इस वैल्यू हल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इसको सरल करना है। ठीक है, तो कैसे वैल्यू हल करेंगे, देखिए पहले आपको कुछ चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि कोई अगर वैल्यू रखी हुई है 2 की पावर 1/3 या 8 की पावर 1/3 रखा है, इसका मतलब क्या होता है, घन ये जितनी पावर रखी होती है, यहाँ पर जैसे 1/3 रखा है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 8 जाएगा। इसका मतलब घन निकालने कह रहा है। तो जितनी पावर ऊपर रखी होती है उसके गुणनखंड उतने ही होते हैं। जैसे 8 लिखा है तो 8 गुणनखंड करेंगे तो 3 ही निकलेंगे, तो 3 जोड़े में 1 बाहर निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, घनमूल है जो घन 3 होता है। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ लिखते हैं √4 लिखते हैं, अब अंदर से हम 4 जोड़े निकाल के बाहर कर लेते हैं। सेम से ऐसे इसमें घटना भी करना है। जैसे लिया है 243 दिया है, यहाँ पर देखिए 3 को अलग कर लेंगे, यहाँ 1/5 लिखेंगे, जो ऊपर रखा 3 इसको कर लेंगे बाहर। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे 1/5 है, गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 5/3/5 आपका आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणा ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये 1/5 आएगा, रूट के रूप में आ जाएगा, और जो ऊपर है वो आपको अलग हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा √5 243 की घाते 3 बन जाएगा। तो मैंने बताया था जितनी घात लगी होती, जितने रूट बना होता है उसके उतने ही अंदर गुणनखंड होते हैं।
जब इसको गुणाखंड करेंगे आप तो आप पाएंगे तो 3 गुणनखंड होता है 3 1 2 3 4 5 बार, इसके 5 बार निकलेंगे, वो बघात आपका 3 लगा हुआ है। तो यहाँ रूट 5 निकाला गया है, तो 5 में आप एक बाहर निकालेंगे हो जाएगा 3, वो बघात लगी है 3 की, अर्थात 3 गुणा करेंगे 3 बार, तो 3 के 9 होती है 27, इसका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, इसको ऐसे किया जाएगा, क्योंकि जितने ही बटे लगा होता है उतने ही गिन के बाहर निकाल लेते हैं। अगर 3 लगा है तो गिनती में 3 से बाहर निकालेंगे, अगर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है तो 2 में निकालेंगे। तो इस तरह इसको वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन अब और आगे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी गुणनखंड का रूप है, जिसको मैंने पहले बताया था, सेम वैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इसको भी हल करेंगे। तो देखिए लास्ट पद आपको 49 है, तो ये 49 गुणा करेंगे पहले बार पद में 1 में, तो था गुणा करने में क्या मिला हमको, हमने गुणा किया तो गुणा करने हमको 49 मिला है, लेकिन बीच में क्या दिखा 14। अब 14 का योग बनाना है, फैक्टर करना है, मतलब अलग अलग दो पद बताने हैं कि गुणा करने पर 49 आ जाए और जोड़ने पर आपका 7 आ जाए। देखिए जैसे 7 है, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 कर देंगे तो कितना जाता है 49। ठीक है, अगर हम 7 को 7 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 14 मिल जाएगा, अर्थात इसके जो गुणा हमने फैक्टर किए, ठीक है, अलग अलग किए, हमारे पास पद किए सही है। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। हमने 14 के 2 रूप में तोड़े हैं, 7 और प्लस 7 के रूप में, और बाहर एक्स है प्लस 49 है। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर 49 हमको चाहिए था। ठीक है, और जोड़ने पर हमको करने पर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो वही रहा है। देखिए तो यहाँ पर 14 को हम 7 प्लस 7 लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स का गुणा करेंगे अंदर, तो 7x मिलेगा, फिर 7x मिल जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। अब इस माइनस गुणा करने के अंदर, ठीक है, ये लगा माइनस लगा हुआ है, तो इसको गुणा कर दे, अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7x, ये भी अंदर जाएगा तो माइनस 7x प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो एक x बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा x माइनस, क्योंकि x निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 7। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। अब यहाँ बाहर क्या निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x माइनस 7 प्राप्त हुआ है, तो अगर हम इसमें बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो बाहर जब निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x तो है नहीं, 7 है, 7 निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि चिन्ह भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 7 यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है। अगर एक माइनस निकाल लेंगे, जब हम माइनस निकाल लेंगे, जो माइनस अगर निकाल लेते हैं तो अंदर चिन्ह क्या बदल जाएंगे, तो अगर ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 49 से 7 बाहर निकालेंगे तो हमारा x माइनस 7 हमको मिल जाएगा। अब माइनस हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस से माइनस हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा माइनस का, हमारे पास फिर दोबारा वही मिल जाएगा। तो ये मिलेगा हमको x माइनस 7 कि दोबारा कॉमन फिर मिल रहा है, और दूसरे क्वेश्चन बचता है x माइनस 7, 2 बार बचते हैं, तो ये इसका आंसर है। तो ये 2 बार है तो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप हल कर पाएंगे। ठीक है, गुणनखंड का है। तो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, घनमूल निकालने की ओर। ठीक है, कह रहे हैं इसको घनमूल निकालना है, तो 15.625 दिया है, तो पहले इसका दशमलव तोड़ते हैं, जगह 15,625, दशमलव जगह 1 होता है या दशमलव होता है तो 1 मानते हैं, दशमलव बाद कितने अंक है, 3, 3 जीरो कर लीजिए। अब 15,625 घनमूल निकालना है, तो जब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल सिंबल होता है ऐसे 3 लगा के, 3 होता है घनमूल में, अर्थात आपको फैक्टर करना है और 3 में 1 बाहर निकालना पड़ता है। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे आप, तो पाएंगे यहाँ पर 25 गुणे 25 बटे 10 गुणे 10, 3 में तिगड़ा तिगुना बनाना पड़ता है कि 3 जोड़े बन जाए इसके। देखिए 3 है, 3 में बाहर निकालेगा 25, और ये भी 3 है, 3 में बाहर निकालेगा 10 का भाग दे देंगे, 2.5 आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, घनमूल है।
देखिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये 15 का हो गया, 5 का हो गया, 15 का हो गया, 25 का हो गया, ये आपको याद कर चलना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का सवाल आता है और जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा याद करके चलेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस रखेंगे और टेन 45 का मान आपका 1 होता है, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 में 1 हटाएंगे कितना जाएगा 0, और 1 और कितना तो 2, अर्थात 2 में 0 में 2 का भाग देंगे कितना रह जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 2 में 0 में 2 का भाग देने पर हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा, ये इसका आंसर है। कोई भी संख्या हो 0 में भाग देने पर उसकी वैल्यू 0 ही आती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 8000 का घनमूल निकालना है, ट्रिपल बनेगा। जब इसके गुणाखंड करेंगे तब पाएंगे 2 गुणाखंड होते हैं, 8 गुणाखंड होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस गुणाखंड हो जाएंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। 1000 है, 1000 में 3 10 होते हैं, तो 3 में 1 बाहर निकालना है तो 2 बाहर निकल आएगा, और इस 3 में 1 बाहर निकल आएगा 10 जाएगा 20। ये इसका घनमूल है, ठीक। तो आपको ऐसे हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 16x² माइनस 25 बराबर को हल करना है। तो ये देखिए गुणनखंड के रूप है, इसको गुणनखंड करना है। इसमें जो गुणनखंड करते थे उसमें 3 पद होते थे, इसमें 2 ही पद है, ठीक है। तो देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² का। तो क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसा ये बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि 16x² माइनस 25 बराबर 0 है। देखिए 16 भी एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 4 का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लगा ही हुआ है, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर बगल में एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, माइनस 25 बराबर 0 हो। देखिए दोनों स्क्वायर रखा हुआ है, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, 4x का होल स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। आप क्या जानते हैं कि a² माइनस b², देखिए a² हो गया, और ये 25 जो होता है ये भी 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर। देखिए a² माइनस b प्राप्त हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है गुणा के रूप में, होता नहीं होता। इसलिए करते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखना है प्लस के रूप में और एक क्वेश्चन लिखना है माइनस के रूप में। तो अब जानते हैं, यह लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है, ये अब लिख सकते हैं। तो जहाँ पर अब एक बार लिखेंगे प्लस का, एक बार लिखेंगे माइनस का। एक बार लिखेंगे 4x प्लस 5 और लिखेंगे 4x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो अब एक बार इसको 0 कर देंगे, क्योंकि हल निकालना है, वैल्यू निकालनी है x की। जब इसको भाग देंगे 0 में तो ये पूरा पूरा चला 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। तो 4x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, 5 पचहत्तर कर देंगे उधर, तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस 5 के, और s4 को वहाँ भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4। इस तरह इसको निकालेंगे, ये भाग है, इसको पचहत्तर कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास, तो 4x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर, इसको पचहत्तर कर देंगे उधर तो यहाँ 5 बच जाएगा, और यही 4 का भाग कर देंगे, उसे कर देंगे तो उधर कर देंगे तो x बराबर रहेगा 5/4। तो ये माइनस का 5/4 प्लस का 5/4 आपका प्राप्त हो रहा है आंसर, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है का बहुलक बताना है आपको। मैंने बताया था बहुलक क्या होता है, जो पद ज़्यादा बार आता है वह इसका बहुलक कहलाता है। तो बहुलक यहाँ 12 कितने बार आया? 3 बार आया है, तो बहुलक हमारा निकलता है 12, ठीक है। वो कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 चौड़े सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई की परत घुमाने पर बने बेलन का आयतन बताना है आपको, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परत घुमाया जाता है, तो बेलन का आयतन बताना। देखिए ये एक प्रकार का मान आयत है, ठीक है। जो आयत की लंबाई है वो आपको 10 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है लंबाई की परत घुमाना है, ठीक है। एक चीज़ देखिए, इस तरह सवालों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है
कि किसको हम लंबाई माने और किसको त्रिज्या माने। तो साफ साफ एक समझिए, जो हम जिसके परतः जिस भुजा के परतः घुमाया जाता है वो उस भुजा की जो लंबाई होती है बेलन की ऊंचाई के बराबर होता है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करना है कि जिस भुजा के परतः घुमाना है, मतलब ये लंबाई है। अगर इस लंबाई को ऐसे घुमाना है, इस पेज को हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे मोड़ेंगे पेज को, तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब पेपर है गोल गोल मोड़ेंगे तो जो लंबाई के परतः घुमाया गया है, तो जिसके परतः घुमाया जाता है वो उस भुजा की क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। तो लिख सकते हैं कि बेलन की, इस प्रकार हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई जो h होती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जिस भुजा के परतः घुमाया जाता है वो उस बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। और जो घूमता है दूसरी भुजा जो होती है उसकी क्या होती, त्रिज्या बन जाती है, ठीक है। लिखेंगे बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर, ठीक है, ये बन जाती है आपकी त्रिज्या। तो आपकी त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तब जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है V पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या को करना है 2 बार गुणा, तो 3.5 गुणे 3.5, ऊंचाई दी है हमारे पास 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 22/7। इसका दशमलव तोड़ लीजिए, आसान हो जाती है गुणा करने पर। 35/10 आ जाएगा, इसका जाएगा 35/10 आ जाएगा, गुणे 10 दिए हुए यहाँ पर, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। 7 से कट जाएगा 5 बार, 7 पन्ना 35, ठीक है। अगर इसको काट देंगे 2 से, 2 पंचे 10 आ जाएगा, और 2 का नाम 2, 2 का नाम 2 आ जाएगा, और 5 इसको काट देंगे, इसको 5 7 35 आ जाएगा। तो हमारा तो बचा क्या, 11 गुणे यहाँ बचा हमारे 5 गुणे यहाँ बचा हमारे पास 7, गुणा करेंगे तो 11 5 55, तो गुणा करेंगे तो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको आयतन निकालना था, आयतन का मात्रा होता है क्यूब में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे गुणनखंड का है, खाली इसमें पद आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो पहले पद को सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए x² पहली घात है, ठीक है, 2 घात लगी है। पद जो क्रम होता है, पहले बड़ी घात आती है, फिर उससे छोटी घात आती है, फिर छोटी घात आती है। तो सही क्रम बनाएंगे x², इसके बाद उसको लिखेंगे -6x, लिखेंगे +9 बराबर 0। ये क्रम से कर लेते हैं जैसे कि आप पहले करते रहे हैं। फिर वैसे करना है, यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पहले गुणा करेंगे 1 में तो 9 ही आएगा, अर्थात ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने में कितना है, 9। गुणा करने में क्या चाहिए, 9, लेकिन बीच में क्या लिखा है, 6। तो आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आ जाए। जैसे कि 3 गुणे 3 और 3 + 3, अर्थात जोड़ने पर 6 आ रहा है और गुणा करने पर 9 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जहाँ पर 6 है, 6 के गुणनखंड करने हैं, तो x² माइनस जहाँ 6 है वहाँ लिखेंगे 3 + 3, और बाहर लगा x लिख देंगे, फिर +9 बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। आप कैसे करना है, गुणा के रूप में हमारे पास 9 प्राप्त होना चाहिए, और जो बीज पद दिया होता है इसको जोड़ने या घटाने पर हमको 6 मिलने चाहिए। तो हमको जोड़ने पर यहाँ पर 6 मिल रहे हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए हमने क्या किया, पहले x गुणा कर दिया, 3x + 3x मिल जाएगा, फिर बाहर लगा माइनस का, तो माइनस गुणा कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 के जोड़े बनाने हैं आपको, 2 इसके बना लीजिए, 2 इसके बना लीजिए। इसके पहले सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, वैसे क्वेश्चन फिर यहाँ पर आया हुआ है। इन दोनों का कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखिए कॉमन हमारे पास x निकलता है, तो x बाहर निकालेंगे, हमारा बचता है यहाँ पर x बचता है, और माइनस यहाँ बचता है 3, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 में भी 3 कॉमन है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, हमको यहाँ पर x लाना है प्लस का, तो यहाँ पर अंदर है क्या, प्लस का, तो अगर हम माइनस बाहर निकाल लेंगे तो बन जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर प्लस का है तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा,
और ये माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा माइनस का। इसके पहले वाला सवाल ऐसे ही था, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर x-3 है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो देखिए सेम सेम फिर में जब मिल जाता है तो x-3 एक कोष्टक में जो बचता है तो x-3 दूसरे कोष्टक में आ जाएगा। तो देखिए 2 बार आया है तो x-3 के घाते 2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये रूट हटना है, ये 2 बार है बराबर 0 में दिया है तो x-3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये इसका आंसर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है तो ये x-3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हट जाएगा तो x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ माइनस का है 75 कर देंगे 3, तो x बराबर 3 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है कि घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली बात होती है, छोटी छोटी कह रहा है, घटाने पर कह रहा है। आपको भाग विधि से पूर्ण वर्ग बनाना आता है तो अगर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो समस्या आपको आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, भाग विधि से ही हल हो पाएगा। अगर सवाल में कहता है कि छोटी छोटी, एक होता है छोटी छोटी, एक होता है बड़ी से बड़ी। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट में आ गया है तो इसको लगाने पड़ेगा ही। देखिए आपको कोई भी संख्या पूर्ण बनाने के लिए, आपको घटाने या जोड़ने का अगर बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्ण बनाने में घटाने या जोड़ने की बात कह रहा है तो उसको हम भाग विधि से ही निकालते हैं, ठीक है। अब कह रहा है छोटी छोटी संख्या बतानी है कि घटाने पर, देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं इसका तो हमारे पास लास्ट में 10 शेषफल बच जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ तक पूरा बन रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है 10 एक्स्ट्रा होने की वजह से इसको घटा देंगे। तो लिखेंगे, देखिए समझने वाली बात कह रहा है कि वह छोटी संख्या बताना है कि इसमें क्या घटा दें कि पूर्ण बन जाए। देखिए हमारे पास 10 शेष बच जाता है तो वह छोटी छोटी संख्या हमारे पास 10 है जिसे हम घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है। तो इसको सवाल को ऐसे लगाया जाएगा, पहले आप वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, जो लास्ट बचता है वही आपकी छोटी छोटी संख्या होती है जिसे घटाने पर ये शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है इस तरह सवालों में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सेक 30 - 2 cot 45 प्लस माइनस 4/3 sin 30 + 2 का 0 का मान बताना है। देखिए कॉस में सभी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखिए सेक कह रहा है 30, तो पहले आपको cos 30 के बाद मालूम होना चाहिए कि cos 30 का मान कितना होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब सेक उसका उल्टा होता है तो क्या जाएगा 2√3, ठीक है। सेक 30 का -2 cot 45, तो काट किसका होता है tan का उल्टा होता है, तो tan 45 का मान होता है 1/2। तो काट 45 का मान सॉरी tan, देखिए हमने इस तरह वैल्यू नोट कर लेते हैं। देखिए काट सेक 30 का वैल्यू होता है 2/3, काट 45 tan 45 उल्टा होता है तो उसका मान भी 1 होता है तो उसका मान भी 1 होगा। -4/3 37 का मान होता है 1/2 + 2 और cos 0 का मान होता है 1। हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी, सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 - 2, 2 करना 2 आ जाएगा, प्लस देखिए इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लगा माइनस तो ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा। 4/3, यहाँ चाहे हम काट सकते हैं आपस में, कट जाएगा 2 दूने 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब प्लस यहाँ 2 करना 2 हो जाएगा, देखेंगे ये प्लस का है माइनस कट जाएगा, 2/3 प्लस का है 2/3 माइनस का, ये भी कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गुणनखंड का है। इसका मतलब देख रहे होंगे गुणनखंड के जो क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे। देखिए लास्ट में क्या लिखा है 6 गुणा करेंगे आगे वाले पद में 1 में, तो 6 का नाम 6, अर्थात जो गुणा करते हैं तो गुणा करने में हमको क्या बनना चाहिए 6। देखिए अब यहाँ पर x अकेले है तो इसके आगे 1 लगा होता है तो मतलब 1 आएगा, अर्थात 1 के आपको गुणाखंड करने हैं कि गुणा करने पर मतलब दो पद बताने हैं कि गुणा करने पर 6 आ जाए
वो घटाने पर 1 आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर माइनस लगा है, अगर यहाँ पर माइनस लगा है इसका मतलब घटाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस लगा है जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ लगा माइनस तो मतलब घटाया जाएगा। तो 6 के 2 गुणाखंड करिए, गुणा करने पर 6 आ जाए, जैसे कि 3 गुणे 2, ठीक है। तो 3 गुणे 2 गुणा करने पर 6 आता है, लेकिन अगर 3 में 2 घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है हमको? 1 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमको चाहिए था। तो जहाँ पर 1 है वह लिखेंगे 3 माइनस 2, क्योंकि 3 में 2 घटाने में हमको मिलता है 1। तो जहाँ पर 1 है वहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2, बगल लिखा है x माइनस 6, ऐसे लिख लेते हैं। फिर x गुणा करते हैं अंदर, x क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। 3x माइनस 2x आ जाएगा, बाहर लगा माइनस, इस माइनस का गुणा कर दें अंदर तो 3x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों का हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पर x बचता है, यहाँ पर बचता है माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है हमारे पास? 2 का बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है, यहाँ पर माइनस है, हमको माइनस चाहिए तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पर कॉमन नहीं निकाला है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर फिर कॉमन निकल रहा है x माइनस 3, x माइनस 3 नोट कर लेंगे। अब हमारे पास बचता क्या है? ये अब प्लस 2 बचता है, तो जो बचता है वो दूसरे क्वेश्चन नोट कर लेंगे x प्लस 2। यही आपको हल करना है, क्योंकि बराबर 0 लगा नहीं है, इसलिए गुणनखंड के रूप में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए इसके पहले मैंने जो पहला क्वेश्चन आया था वो इसी टाइप का आया था कि 2 सिक्के उछाला जाए तो क्या प्राप्त परिणाम होता है। तो आप जानते हैं जब 2 सिक्के उछालते हैं, या तो आपका हेड मिलेगा, या तो आपका टेल मिलेगा, ठीक है, या तो आपको हेड मिल जाएंगे, ठीक है, या तो आपको टेल मिल जाएंगे। तो यही आपको लिखना है कि हमारे पास ये परिणाम आपको ये प्राप्त होते हैं, बस। अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप को दिया है, इसमें कह रहा है कि रूट बताना है, क्यूब रूट। ये 343 किसका क्यूब रूट है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि 340 किसका घनमूल है, तो 7 का है। ये 576, देखिए यहाँ पर कोई रूट लगा नहीं, इसका मतलब इसको मानते हैं वर्गमूल मानते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट मानते हैं। तो अर्थात 576 ये किसका वर्गमूल है? ये आपका है 24 का, ठीक है, ये नोट कर लेना है। और गुणा करना है आपस में, तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा, इसका आंसर है 168 हमको प्राप्त मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरह सवाल हल करने के लिए आपको सूत्र आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पहले आप नोट कर लीजिए। तो नोट हमने किया कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो अब देखिए यहाँ से त्रिज्या दी हुई है कितनी, त्रिज्या मतलब आर बराबर दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये नोट कर लेंगे। और जो तिरछी ऊंचाई एल दी है, एल दी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें अब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आर दिया है 8 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो ये 7 21 3 से कट जाता है, तो हमारे पास तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार आया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कर लेंगे। बाकी हमारे पास था 22 गुणे 8 गुणे 3, तो 22 गुणे 8 गुणे 3, जिस गुणा करेंगे तो गुणा करने प्राप्त होता है हमको 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल हमारा होता है स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक बताना है। इसमें बहुलक क्या होगा? मतलब जो पद जितनी बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। यहाँ पर 0 3 बार आया है, तो जो आपका बहुलक होगा वो आपको हो जाएगा 0। सेम टू सेम फिर कुछ इस टाइप आया है, इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यूब रूट रखा है, घनमूल बताना है। तो देखिए 125 का जो घनमूल होता है किसका है? 5 का है। और 343 किसका होता है? ये आपका 7 का होता है। बस गुणा कर लीजिए, 7 पन्ना 35 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम वैसे ही है, इसका आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। इसमें आपको त्रिज्या दी है, ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का पहला नोट कर लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है?
तो हमने नोट किया बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। यहाँ देखिए 2 दिया है, पाई के मान होता है 22/7, आर होता है त्रिज्या, त्रिज्या दी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर गुणे यहाँ दिया ऊंचाई, ऊंचाई दी है आपका 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7 से कट जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो हमारा बचता क्या है 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार है जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे इसमें तो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणे 22 अर्थात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड करना है। तो देखिए ये भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो आप देख रहे हैं ये a² - b² के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे a² - b बनाते हैं। देखिए 9 किसका वर्गमूल है, 49 किसका है, तो 9 आपका 3 का है, 49 आपका 7 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर a² रखा है माइनस, ये 4 किसका है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। देखिए स्क्वायर दोनों रखा है, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो 3/7 a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको भी होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ स्क्वायर उसको ऊपर चला जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये a² - b² फॉर्मूला बन जाता है, तो हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b होता है, यहाँ लगा माइनस का है, तो इसको लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे तो 3/7 a + 2b और 3/7 a - 2b, ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण गुणनफल। समचतुर्भुज आपका इस प्रकार कुछ होता है। ठीक है, तो जो उसके विकर्ण होते हैं इनका गुणनफल होता है। मान लो विकर्ण पहला आपका d1 है और दूसरे विकर्ण आपका d2 है, तो ये आएगा 1/2 d1 गुणे d2 के डायमेंशन जो के होते हैं ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आया है जिसको मैं इसके पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के, देखिए चौड़े आयत की चौड़ाई के पर तक घुमाया गया है, जिसके पर तक घुमाया जाता है वो उसका लंबाई होती है। तो हम इसको बना लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम नोट कर लेते हैं, तो आपको मालूम है कि आयत को चौड़ाई के पर तक घुमाने पर जो उसकी जो लंबाई होती है वह उसकी ऊंचाई बन जाती है। तो 7 सेंटीमीटर मैंने इसके पहले बता चुका हूँ, और जो उसकी आधार होती है उसकी त्रिज्या बन जाती है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई के पर तक घुमाया गया था, तो इसको इस तरह घुमाया गया है। ठीक है, इसको इस तरह घुमाया गया है, तो था जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी ऊंचाई बन जाती है, और जिसकी जो लंबाई है वो त्रिज्या बन जाती है। तो आपको मालूम है कि आयतन बराबर होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है v = πr² h के। लिख लेंगे बेलन का आयतन होता है π² h के, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r त्रिज्या है, त्रिज्या आपके पास 2 बार लिखा है, मतलब 70 गुणे 17 हो जाएगा, जो आपके 7 दिया है। ये सब सॉल्व करेंगे तो ये 7 7 कट जाएगा। ठीक है, तो गुणा करना हमें प्राप्त होता है 6358 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि एक बाग के आम में 2304 पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग पंक्तियाँ, तो पंक्तियों की संख्या बताना है। देखिए जब क्वेश्चन जब इस टाइप क्या है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियाँ, तो ये सवाल वर्गमूल का सवाल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो होता है वर्गमूल का ही सवाल होता है। तो जो सवाल दिया है 2304, इसका निकालेंगे वर्गमूल। ये गुणनखंड के लिए भाग 20 निकाल लीजिए। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो वही आपकी जितने पंक्ति हैं उतने पेड़ हैं, जितने पेड़ संख्या निकाल आएगी, और जितने पेड़ होते क्या पंक्ति हो जाती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब इस तरह सवाल कभी आ जाए तो हमेशा निकालना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने में जितनी वैल्यू आई वही उसकी पंक्ति की संख्या कहलाती है। देखिए हमने 2304 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम पाते हैं इसका जो वर्गमूल आता है 2304 का जो वर्गमूल होता है वो आपका आता है 48। जो पंक्तियों संख्या है वो आपकी 48 है, यही लिखना है। जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको ऐसे करना है कि पंक्तियों संख्या तो बराबर है, तो 2304 का वर्गमूल निकालने पर, ठीक है,
लिखेंगे पंक्ति संख्या आपकी 48 है, ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इस टाइप का, ये सेम ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैंने बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो इसके वैल्यू आपको याद रखना है, बस इसको हम वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखेंगे tan 45 का मान आपका 1 होता है और cot 30 का मान √3 होता है, कि cot tan का उल्टा होता है, तो अगर tan 30 का मान 1/√3 होता है तो का उसको उल्टा कर देंगे तो √3 निकल आएगा, और cos 30 का मान होता है √3/2, दो गुणा लगा हुआ है, और साइन माइनस लगा देंगे माइनस, और साइन 90 का मान होता है 1, बस सॉल्व कर लेंगे, ये दो कट जाएगा, 1 माइनस √3 बचेगा प्लस √3 बचेगा, या -1 बचेगा, ये माइनस का है प्लस कट जाएंगे, ये माइनस का है प्लस कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0, ये इसका आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, ठीक है, वर्गमूल का है, गुणनखंड निकालने का है, हल करना है, उसके बाद हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बड़ी घात आती है x², फिर यहाँ पर आएगी 13x, फिर -30 आएगा बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। तो इस गुणनखंड जब निकालेंगे तो मैंने बताया था कि 30 है, तो गुणा करने में 30 आना चाहिए, यहाँ लगा माइनस, अब घटाने पर 13 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो 30 गुणनखंड करेंगे तो जाएगा 15 गुणे 2, अच्छा 15 गुणे 30, और 15 में 2 घटा देंगे तो क्या निकल आएगा 13। देखिए हमारे पास निकला, इसके 2 फैक्टर करेंगे तो ये निकलेगा 15 और -2, जहाँ पर 13 लिखा है वहाँ लिखेंगे -15 -2 लिख देंगे और सवाल को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, उसकी वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर एक्चुअली क्षेत्रफल दिया है, सेम टू सेम ये पहले सवाल में करा चुका हूँ, उसी का रिपीट क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, तो आप जाके वो क्वेश्चन को दे सकते हैं। जब अगर आपने उसे देख लिया होगा तो उससे सवाल आपका हल हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर S रख देंगे, यहाँ सेंटीमीटर² रखा हुआ है, यहाँ π/7 मान रखेंगे, तो जो r का मान है जब उसको हल करेंगे तो जो r का मान है वो 7 सेंटीमीटर निकलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ये गुणनखंड जुड़ा हुआ सवाल आ गया है। तो मैंने बताया था कि पहले आपको ये लास्ट बात जो होता है C वाला, पहले पता गुणा करते हैं इसमें, तो 4 गुणे 1 गुणा करेंगे 4, अर्थात गुणा करने में कितना आना चाहिए, आपके पास 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 है, ये नहीं आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर 1 आया है अब गुणा करने पे 1 आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। इस वाले को पहले x² गुणा करते हैं, जिससे मैंने पहले बता चुका हूँ। तो गुणा करने में हमको आया 4, अर्थात गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और बीच में यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो कैसे आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा 4 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो क्या जाता है 5, तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आ जाता है, और 4 में अब एक जोड़ दे करना था 5 आ जाता है। तो जहाँ 5 लिखा है उससे गुणनखंड करेंगे तो 4x² प्लस इसे लिखेंगे 4 + 1 x + 1 के, ठीक। फिर अंदर गुणा कर देंगे x का, तो ये हमको मिलेगा। तो देखिए तो हमने 5 को लिखते हैं 4 + 1 के रूप में, x गुणा कर देंगे अंदर तो 4x + x प्राप्त हो जाएगा। अब ये जोड़े बनाएंगे, ये जोड़े बना दे, ये जोड़े बना लेते हैं। अब देखिए दोनों कॉमन क्या निकलता है, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर है, तो हमको 4x मिल जाता है। तो अंदर बचता है x + 1। देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पर एक कॉमन निकाल लेते हैं, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पर एक कॉमन निकालते हैं। देखिए हमको x + 1 फिर दोबारा मिलता है, फिर दोबारा मिलता है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो बचता है उसे हम दूसरे क्वेश्चन में लिख लेते हैं, यह इसका आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का व्यास दिया है, अर्थात 2r दिया है 14 सेंटीमीटर, कह रहा है वृत्त की परिधि बताना है। तो आपको मालूम है वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, ठीक है। तो देख रहे होंगे 2 के साथ r को जोड़ दीजिए, 2r पाई हो जाएगा। अब आपके पास 2r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर पाई लगा है, जोड़ देंगे तो 14 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको त्रिज्या का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2r वैल्यू 2r होता है वो क्या होता है 82 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 14 का मान रखिए और हल कर लीजिए। अगर पाई का मान नहीं रखना है तो पाई का मान जो रखिए 22/7 रख दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम से वैसे आया है जिसके पहले सवाल आता रहा है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। देखिए हमने साइन कॉट 45 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस
cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हम स्क्वायर लगा देते हैं, फिर प्लस sin 90, sin 90 मान आपका 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, देखिए इसका तोड़ेंगे तो 1/, आ जाएगा, ये हम मत लगा है, मत लगा देंगे। जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि कोई चीज़ है अगर √2 का स्क्वायर लगा है तो यहाँ से √2 हट जाता है, बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करना है, माइनस यहाँ पर ऐसे होगा, जब 2 पे गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 और +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस ये आधा है, जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 जगह 2, फिर ये माइनस का माइनस अब जुड़ जाता है, देखिए माइनस में जुड़ जाता है, और आधा आधा क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, जिसकी बारे आएगी 1। ध्यान दीजिए कि आधा ये भी है, आधा ये, तो आधा दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 2 में 1 चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ, इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसको हल करने के लिए आपको 243 के 1/5 लिखेंगे, ऊपर जो पावर होती है उसको ऊपर रख देंगे। अब इसको बनाएंगे √5 में 243 के ऊपर होल क्यूब लगाएंगे। अब अंदर क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 343 के। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मैंने बता चुका हूँ, वैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 27 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए में गुणा करने पर ये गुणनफल पूर्ण हो जाए। देखिए यह गुणा करने वाली बात आ जाती है। ठीक है, जब जोड़े घटाने वाली बात आती है तो आपको भाग भी से निकालनी है। जब आप गुणा और भाग करने की बात आती है तो आपको गुणाखंड विधि नहीं, यानी भाग गुणाखंड विधि से आपको गुणाखंड निकालना है। ठीक है, फिर याद रखिएगा अगर जोड़ने घटाने की बात कह रहा है तो जो भाग भी से आपको पूर्ण वर्ग निकालना है। अगर गुणा और भाग करने की बात कह रहा है तो आपको गुणाखंड से निकालना है। तो आपको कुछ करना नहीं, 775 का गुणनखंड करना है आपको। देखिए हमने गुणनखंड निकाला तो 775 जो गुणनखंड निकालते हैं तो आपको इस तरह प्राप्त होता है। देखिए आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको जोड़े बनने चाहिए। देखिए जोड़ा 5 का बन जाता है, ये 3 का बन जाता है, ये 3 का बन जाता है, लेकिन ये 3 का नहीं बन जाता है। ठीक है, तो गुणा करना है तो जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है उसे हम गुणा कर देते हैं। तो 3 जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब 3 गुणा कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 3 गुणा कर दिया जाएगा तो इसके जोड़े आपस में बन जाएंगे, बन जाएगा ना। तो ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि 3 गुणा करने पर जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे तो 3 गुणा करने पर गुण संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह छोटी संख्या बतानी है आपको, तो 3 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह आपको लिख देना है कि 3 गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 विद्यार्थियों की जो सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, या आपके 9 बच्चे हैं जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह सवाल हल करने के लिए पहले जो क्रम ये दी होती है, ठीक है, पद ये दिए होते हैं, अंक दिए हैं, इनको क्रम बना लेते हैं, चाहे अवरोही क्रम बना लीजिए, आरोही क्रम बना लीजिए। तो हम बनाते हैं आरोही क्रम में, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। हम बनाते हैं आरोही क्रम बनाए। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। देखिए सब छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन है देखेंगे। तो हमने आरोही क्रम बनाते हैं तो हमारा इस प्रकार बन जाता है। फिर देखते हैं इसमें n पद कितने हैं, पद यानी n का मान कितना है, यहाँ पर 9 है, तो ये क्या है, विषम है। जब समांतर माध्य विषम होता है तो होता क्या है, माध्यिका बराबर, अगर पद विषम है तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, माध्यिका जब विषम होती है तो फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। n बराबर आपका पास 9 है, +1 करेंगे बटे 2 करेंगे, वे पद का मान। तो 9 1 10, 10/2 वे पद का मान। तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 5, तो 5वें पद का मान। देखिए 5वें पद कौन सा है, क्रम देखेंगे 5वें पद में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वें पद हमारे 152 आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 152 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चे की ऊंचाई जो है, जो कि माध्यिका निकलती है, दिखेंगे माध्यिका बराबर हो जाएगी 152। ठीक, ये इसका आंसर है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें ध्यान देना है, जब ये सम होता तब इसको लगाना है। ये भी एक गुणनखंड का फॉर्मूला है। तो मैंने जो बता रहा हूँ, इस आपने वीडियो देखा कि जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहे वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।